तो एक तरफ विपक्ष का हंगामा है, हरियाणा के बहुत सारे मुद्दे हैं, राम रहीम की बात है, इसके अलावा बिजली की बात है, जेलों की बात है। और हमारे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री, बिजली मंत्री, जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जी लाइव जुड़ चुके हैं खबरें अभी तक पर। सीधा उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार चौधरी रणजीत सिंह जी, स्वागत है आपका। सर, दिल्ली में आप मौजूद हैं और इस वक्त दिल्ली में माहौल गरमाया हुआ है। पानी की वजह से गरमा रहा था, फिर उसके बाद मणिपुर हिंसा पर गरमाने लगा। सबसे पहले एक प्रतिक्रिया कि विपक्ष का जो प्रदर्शन इन दोनों आप देख रहे हैं मणिपुर हिंसा को लेकर, प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, वो लगातार ये मांग कर रहे हैं। कल काले कपड़े पहनकर उन्होंने प्रदर्शन किया। इस तरह के प्रदर्शन पर और मणिपुर की जो हैवानियत सामने आई थी उस पर आपका क्या कहना है? बहुत बड़ा देश है, 140 करोड़ की आबादी है। महात्मा गांधी से लेके अब तक जो देश का इतिहास रहा है, बहुत आंदोलन होते रहे हैं। डेमोक्रेसी में हर आदमी का अपना अधिकार है कि अपनी बात कहे, पर उसका समाधान भी होता है, उसकी पार्लियामेंट में जवाबदेही भी होती है। और जब भी कोई इस तरीके की बातें हुई है वो पार्लियामेंट में कहा गया है। ऐसा नहीं कि पहले आपको एक बार याद होगा जब कांग्रेस का जमाना था जी, एक ही दिन में कई घटनाएं हुई थी और उस वक्त एक चर्चा चला था। हमारे होम मिनिस्टर थे शिवराज पाटिल, वो जितनी बार कैमरा पे आए 10 जगह टेररिस्ट के एक्शन हुए थे। बॉम्बे में हुआ था, जो इसमें बड़ा होटल है आपका जी, ताज होटल, ताज होटल में हुआ था। और उस वक्त 9 घटनाएं एक ही दिन में हुई थी। तो हाँ, 9 बार भी शिवराज पाटिल ड्रेस बदल बदल के आए थे। तब ये चर्चा हुआ था कि गृह मंत्री जितनी बार आ रहे हैं ड्रेस बदलने के लिए उन्हें टाइम मिल रहा है, ये नहीं हो रहा। तो ये इतने बड़े देश में इस तरीके की घटनाएं हो जाती है। पर मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि पिछले 10 साल में 9 साल हो गए जब से मोदी साहब ने टेक ओवर कराया, उसके बाद देश में एक बड़ा कड़ाई से कानून को बहुत तरीके से अमल किया गया। देश में बहुत शांति है। जिस कश्मीर में रोज़ हल्ले होते थे उस कश्मीर में टोटल अमन है। अच्छा चौधरी साहब, आपने कहा कि इतने बड़े देश में ये घटनाएं हो जाती हैं, तो जो मणिपुर में महिलाओं को कपड़े उतार कर परेड कराई गई, उनके साथ खुलेआम यौन शोषण किया गया, ये छोटी घटना है? हाँ, इस पे मैं कहूँगा बेहद शर्मनाक घटना है। इस पे तुरंत एक्शन होना चाहिए था, तभी होना चाहिए था। इसमें जो लेट हुआ वो भी गलत हुआ और प्रधानमंत्री जी को इंटरवेंशन करना पड़ा। और उन्होंने बड़े साफ शब्दों में, कड़े शब्दों में कह दिया कि आज तक जो कभी एक्शन नहीं हुआ उस पर एक्शन होना चाहिए। ऐसे आदमियों को कभी माफ़ नहीं करेंगे, ना करेंगे, उन्होंने सख्ती से कहा है। पर बहुत निंदनीय, बेहद दुखद घटना है। इस तरीके की किसी देश में घटना हो जाना एक बहुत अशोभनीय है। अच्छा, एक बात मैं आपसे हरियाणा के बारे में जानना चाहता हूं कि बाढ़ प्रभावित रहा आपका क्षेत्र भी और कई जगहों पर पानी भरा। फिलहाल सिरसा की और हरियाणा के जो आसपास के, सिरसा के आसपास के इलाके, वहां की स्थिति क्या है? किस तरह से लोगों की मदद हो पाई? और अभी फिर मौसम खराब हो रहा है तो उसको लेकर किस तरह के इंतजाम हैं? देखिए, प्रकृति का कभी आदमी मुकाबला नहीं कर सकता। आपको याद होगा कि जापान में जब सुनामी आई थी, जापान आईटी में हमसे बहुत आगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दुनिया में हमसे 50 साल आगे है, पर वो भी कुछ नहीं कर सके। सब लाचार थे, गाड़ियाँ जा रही थी, तबाही थी, घर डूब रहे थे, लोग डूब रहे थे। हमारे यहाँ हुआ है पूरे देश में, कभी गुजरात में हो रहा है, कभी राजस्थान में है, कभी उत्तराखंड में है, कभी हिमाचल में है, पंजाब हरियाणा में, सब जगह हुआ है। हमारे हरियाणा में भी असर हुआ है। पर जो कुरुक्षेत्र वगैरह थे, यमुनानगर है, इस इलाके में काफ़ी नुकसान हुआ है। अब प्रकृति का मुकाबला पर सरकार ने तुरंत इसे संभाल दिया। पूरे हिमाचल में आप देखें, सबसे पहले तो वहाँ से शुरू हुआ था। हिमाचल में हम देख रहे थे, टीवी नहीं देखने को मन कर रहा था। पहाड़ गिर रहे थे, लोगों की बसें गिर रहे थे, लोगों के घर मिल रहे थे, खाली औरतों की चीखें और बच्चों की चीखें सुन रही थी। इतना वो ऐसा एक मामला था जिससे सुनने को भी दिल नहीं करता था। अब प्रकृति का ऐसा, कहीं अर्थक्वेक आ जाता है, कहीं तूफान आ जाता है, कहीं बवंडर आ जाते हैं। अमेरिका जैसे देश में वो भी नहीं संभाल सकते, बिल्डिंग की बिल्डिंगें उसमें उड़ जाती हैं। तो ये हुआ था बड़ा एक ऐसी घटना थी जिसको हम कुछ कह नहीं सकते, किसी को रिस्पॉन्सिव नहीं सकते, भगवान से ऊपर कोई है नहीं। पर परमात्मा ने फिर मदद करी, हमने जल्दी से जल्दी उस स्थिति से संभले और लोगों को बचाया, निकाला। हरियाणा में कोई मौत नहीं हुई है। ये जरूर है कि खेतों में पानी चला गया, कुछ किसानों के घर भी खराब हुए हैं। सरकार उन्हें देखी, तुरंत उनकी गिरदावरी वो करवा रही है, उनका मुआवजा देख रहे हैं और तुरंत उन पर पैसा देने का मामला किया जाएगा। ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया।
चौधरी साहब, हरियाणा में सरकार की तरफ से जो आंकड़े दिए जा रहे हैं मौत के, करीब 35 लोगों की मौत के आंकड़े अब तक सामने है, तकरीबन वो हो सकता है कि बढ़ जाएं। अगर हम इसमें एक और बात देखें तो बिजली की समस्या ऐसे वक्त में ज़्यादा सुनाई आती है, और आपसे मेरी बात भी हुई थी तो आपने कहा था कि अभी तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के हालात हैं, तो फिर भी हमारी कोशिश है कि बेहतर रहे। तो जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तो इनसे हम किस तरह से सबक हासिल करते हैं, और फिर आने वाले वक्त में, क्योंकि विपक्ष लगातार यह भी कह रहा है कि अगर तैयारियां थोड़ी और हो जाती, अगर पहले से कुछ इंतजाम कर लेते, तो जितनी परेशानी हुई इतनी परेशानी नहीं होती। एक बताऊं, तेज हवाएं चलती हैं, जब बरसात आती है तो बिजली पे झटके आते हैं, पोल टूटते हैं, गिरते हैं। मई जून में बहुत तेज हवाएं चलती हैं तो खंभे गिरते हैं। और जब बरसात होती है तो बरसात में आपको बिजली तुरंत ऑफ करनी पड़ती है। कई जगह तो ऐसा हुआ था, अम्बाला में तो हमारे सब स्टेशन जितने थे वो डूब गए थे। जब पानी में स्टेशन डूब जाए तो अगर आप उस वक्त बिजली नहीं बंद करेंगे, लोगों को समस्या जरूर आएगी। अगर बिजली नहीं बंद करेंगे तो पानी में सब जगह करंट फैलेगा, कितनी ऐसी घटनाएं हो जाती। तो हमें वो देख के करना पड़ता है। हमने पानी का पंप आउट किया, उसके बाद तुरंत हमने रिस्टोर किया, सेकंड लाइनों से चला के उनको बंद करके दूसरी लाइनों से चला के लोगों को तुरंत रिलीफ दिया। पर जब इस तरीके की प्राकृतिक आपदाएं होती हैं तो उसको समय लगता है उसे संभालने में। हमारे यहाँ फतेहाबाद में 1.5 लाख एकड़ ज़मीन में पानी लोगों में घूम गया था। मैं सिरसा में था, हमारे 8 और 9 हज़ार एकड़ में हुआ, ऐसा पानी आया था। आपको एक बात से अंदाज़ा लगेगा कि पूरी राजस्थान कैनाल, सबसे बड़ी कैनाल जो है, उसमें 14,000 क्यूसेक पानी जाता है। बाखड़ा का जो पानी चलता है वो कोई 20,000 22,000 क्यूसेक पानी है। और ये जो हिमाचल से, जो पंजाब हरियाणा से बारिश का पानी जो घग्गर नदी में गया था, उसका अकेले का 55,000 क्यूसेक पानी था। जब 55,000 क्यूसेक पानी जाए तो उसको संभालना कोई आसान काम नहीं था। ऐसे व्यास जो आपका यमुना नदी जो थी, ये जब वहाँ से हरियाणा से चल के आके जब दिल्ली में आए तो दिल्ली में लाल किला तक पानी चला गया, आपके चावड़ी इसके सिविल लाइन तक चला गया, मिंटो ब्रिज तक पानी चला गया, बहुत बस्तियाँ इससे डूब गई। अब प्रकृति का आप आसानी से मुकाबला नहीं, किसी को कोई आप इंतज़ाम क्या करेंगे? किसी को पता लगेगा कि बरसात है, आपका वेदर भी नहीं बता रहा था कि 40 साल का रिकॉर्ड टूटेगा, 50 साल का बारिश का रिकॉर्ड टूटेगा, इतनी बारिश हुई है। अब ये तो ईश्वर जानता है इस बात को, पर सरकार ने पूरे जोर से करा। जहाँ मदद थी, जहाँ सामग्री पहुँचे वो गई, जहाँ रिस्टोर करना था वो तुरंत बिजली रिस्टोर करेगी। सब हालात देखे तुरंत उसका फैसला लिया गया। एक सवाल गुरमीत राम रहीम को लेकर भी, चौधरी साहब, जेल मंत्री भी हैं आप, और जब भी पैरोल मिलती है गुरमीत राम रहीम को तो ये कहा जाता है कि सरकार की मेहरबानी है ये सब, और सरकार की तरफ से ये सारी चीजें होती हैं, कोशिश होती हैं। आप क्या कहेंगे? बार बार आप ये भी कहते हैं कोर्ट का फैसला, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। देखिए, पहले लोग कहते थे कि गुरु राम रहीम को सरकार पकड़ नहीं रही, जब कोर्ट ने सजा कर दी तो फिर ये कहते हैं कि उसके साथ एक वो रखते हैं। पहले कभी किसी कांग्रेस सरकार में ये नहीं हुआ था। जब उन पे केसेस चले थे बीजेपी की सरकार में, उनको सजा हुई। कोर्ट सजा करता है, हम सजा नहीं करते, सरकार सजा नहीं करती। ये कोर्ट का सीबीआई कोर्ट ने उन्हें सजा दी, और वो सजा देने के बाद हमारे पास जेल में भेज देते हैं। उसमें चाहे वो हाई कोर्ट करे, सेशन जज करे, वो जब सजा करते हैं तो लिखते हैं कि फला आदमी सन ऑफ फला और ये आपकी जेल में भेज रहे हैं, इतने दिन आपकी जेल में रहेगा, साल महीने और दिन लिखते हैं। उसके बाद हम उसे जेल में रखते हैं। जब उसको बेल मिलती है तो बाहर से मिलती है। बेल और पैरोल उसका अधिकार है। कुछ बेल जो है उसे 1 साल के बाद मिल सकती है, पैरोल उसको 3 साल के बाद मिलती है। जब ये मिलती है तो 70 दिन की उसकी जो पैरोल है वो उससे निश्चित है दी जाती है। ये सभी के लिए, हमारे पास 23,000 कैदी हैं, सभी के लिए कानून है। और ऐसे ही उससे जो बेल मिलती है वो 60 दिन की मिलती है। जब वो मांगे तो हमें कोर्ट उन्हें पैरोल देता है, डीसी के ऑफिस में जाता है, वो उनसे बॉन्ड लेके, उन्हें सिक्योरिटी लेके, उन्हें हमारे पास ऑर्डर भेज देता है, हमें उन्हें देना होता है, हम उसे जेल में रखते हैं। हमारा काम है ड्यूटी तक रखना। जब कोई उसके बेल के कागज़ लेके आएगा तो हम अथॉरिटी को दे देते हैं, ड्यूटी से बाहर उन्हें दे देते हैं। हमारा कोई काम नहीं, वो लेके जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन उसकी निगरानी करता है। जब जेल में आएगा तो हमारा काम है उसे उसका खाना देखना, उसकी सिक्योरिटी देखना, उसकी सेहत देखना, कोई तकलीफ हो तो डॉक्टर को बुलाना, ये हमारा काम है। तो वो कानून करता है, उसमें हमारा कुछ नहीं है। एक सवाल सर ये है कि अब चुनाव का शोर शुरू हो चुका है, तो क्या चौधरी रणजीत सिंह फिर से चुनाव के मैदान में उतरने की तैयारी में जुट चुके हैं? और क्या इस बार भी निर्दलीय ही चुनाव के मैदान में उतरेंगे, या फिर इस तरह की बातें आती रहती है कि हो सकता है आने वाले वक्त में आप बीजेपी में शामिल हो जाएं?
देखिए, आदमी कल क्या होगा ये तो नहीं कह सकते। मुझे नहीं पता था कि कांग्रेस मुझे टिकट नहीं देगी, मुझे ये नहीं पता था कि मुझे इंडिपेंडेंट लड़ना पड़ेगा, और मुझे ये नहीं पता था कि रिजल्ट आने के बाद मुझे बीजेपी में जाने का फैसला करना है। ये तो राजनीति में कुछ भी संभावनाओं का खेल है। राजनीति कब क्या फैसला लेना पड़े। मैं जब चुनाव, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया और मैं चुनाव जीत गया, 22,000 से जीता, सब पार्टी की जमानत जब्त, मैं इंडिपेंडेंट जीत के आ गया। उसके बाद मैं स्वाभिमानी आदमी हूँ, मैं दोबारा उस कांग्रेस में नहीं जा सकता था जिसने मुझे टिकट नहीं दिया। मेरे सामने ऑप्शन एक था कि बीजेपी और कांग्रेस में किसको जाऊँ। मोदी साहब की लीडरशिप देख के मुझे हमारे मुख्यमंत्री जी का फ़ोन आया। मैं कहने लगा, रंजीत सिंह जी आप चुनाव जीत रहे हैं। मुझे पहले दिन कह दिया। मैंने कहा आप अगर प्रदेश के इलेक्टेड नंबर 1 आदमी मुझे कराए तो मुझे मेरा विश्वास और मजबूत होता है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और उन्होंने कहा हमें आपका समर्थन चाहिए। मैंने अनकंडीशनल सबसे पहला आदमी था जो मैंने उन्हें समर्थन दिया। मैं उनके साथ हूँ 5 साल। जब अगली वो स्थिति आएगी वो मेरे से कोई चर्चा करेंगे तब फैसला कर लेंगे। यानी कहीं ना कहीं गुंजाइश है। एक सवाल सर ये कि अब ये तय हो चुका है लगभग कि बीजेपी और जेजेपी गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, तो हरियाणा के लिए बीजेपी और जेजेपी का साथ में चुनाव लड़ना, मोहर नहीं लगी है, लेकिन ये माना जा रहा है जब जैसे एनडीए की बैठक में जेजेपी शामिल हुई है, ये किस तरफ इशारा कर रहा है। और कांग्रेस को लेकर भी कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि आने वाली सरकार कांग्रेस की बन रही है क्योंकि गठबंधन सरकार से लोग बेहद परेशान हैं। मीडिया साथियों का स्वागत करता हूं। आपसे हमें कई बार बहुत नई नई चीज़ें सुनने को मिलती है। पिछले 5 साल में हमने 10 बार ये सुना कि कुछ मंत्री जा रहे हैं, कुछ नए मंत्री आ रहे हैं, एक बड़ा जल्दी से रिशफलिंग हो रहा है। उसमें अलग अलग नाम आ रहे थे, मेरा नाम भी आ रहा था कि उनका भी इस्तीफा हो जाएगा, उनकी जगह नया आएगा। और हमारे मुख्यमंत्री जी भी मज़े लेते हैं, वो सुन लेते हैं, कहते हैं मीडिया अपनी खबरें चलाता रहता है, हम सुन लेते हैं। आप कहते हैं उनका गठबंधन टूटेगा। मैं तो पिछले अब तक 4 साल होने जा रहे हैं, अब तक गठबंधन ठीक चल रहा है। मुझे नहीं लगता कहीं गठबंधन टूटेगा। जब एनडीए की मीटिंग में उन्हें बुलाया गया है तो यही है कि लोकसभा की तैयारी के लिए सब पार्टीज को बुलाया गया है, और उसमें आपका जेजेपी भी उस पार्टी में गए जो 38 पार्टी का गठबंधन था। मुझे लगता है कि इकट्ठे चुनाव लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी रणजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत सी बातें थोड़े से वक्त में करने के लिए। चौधरी रणजीत सिंह जिन्होंने बाढ़ से संबंधित जो सवाल थे उन पर भी बात की और राम रहीम से अलावा अपने बीजेपी में जाने की जो खबरें हैं उस पर भी उन्होंने बात की कि वक्त पर कुछ भी हो सकता है। राजनीति में संभावनाएं बहुत सारी बनी रहती हैं,